घुमाऊंगा। नेता बोला मान जा, नेता बोला मान जा, नहीं तो मैं विरोधी की घरानी को ले आके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नी बोली वो विरोधी साड़ी दे गया है और कह गया है राजा मंत्री बनाऊंगा। नेताजी का पत्नी से वोट अपने मन से दिया कर, मन से उन्हें रहने दो, अपने मन से दिया कर। तो क्या दिया पत्नी? नेता बोले मतदान करना जरूर प्रिय, चाहता हूँ नारियों की खुशी और राजी में। पत्नी बोली हर साल वोट देती हूँ मैं, जिसे आप कहते उसी को ही ले आती मैं। नेता बोले प्रिय कभी मन की भी किया करो, पत्नी बोली यही सोच कर घबराती मैं। शादी से पहले कोई मेरा मत मांगता तो वर मामा आपको कभी ना नए वर्ष में नई नई कविताएं, नई रचनाएं बनाए, नए नए गीत बनाए, और जो बनने जा रहे हैं नए नए माँ बाप, वे गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कृष्ण और कन्हैया के सपने जरूर सजाए। वे गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कृष्ण और कन्हैया के सपने जरूर सजाए। पर चुपके से चली आ रही वो राधिका, तो बंदूक लेके ना खड़ा है, तो बंदूक लेके उसके उदाहरणों की तुलना करके पंत की कुछ कविताओं की अगर तुलना करें, आपकी मैं इसकी तुलना करूं तो गजल का देखिए, पंत प्रकृति प्रेम के कवि वो लिखते जैसे ऐसा लगेगा पंत जी बोल रहे हैं। झलमल झलमल कल 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 निर्मल जल का संचल जल कल फल सर्पिल जो लहराती दीप भाषा, ये पंत की वो कामना पूर्ण और तरल भाषा है। जैसे जैसे कोई बतखें वो गांव के किसी पोखर पर व्यवहार कर रही हो, इस तरह की भाषा इसमें मैं इस पर बोलने को हर एक चीज को पूरा दो बराबर बोला हूँ, मेरे पर बोलने को बिना कुछ समय समाप्त हो चुका है। आप भी आप किसी मेरे आयोजक मृत्यु और मौत की बातें न सुनना, सोचना शुरू कर दें। इसलिए मैं समय को स्वयं विराम देता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो मैं कहना चाहता था थोड़ा बहुत पाया। अभी मैंने जयशंकर प्रसाद ने मृत्यु को क्या कहा है कि मृत्यु के बारे में उनकी पंक्तियां हैं कि मृत्यु अरी चिर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल। एक बार मृत्यु को शीतल कहते हैं। और शर्मा जी ने क्या लिखा है? मृत्यु की मारक व्याकुलता नहीं थी, किंच उद्वेलन न था, सब कुछ सहज था। मृत्यु माँ की कोख से बाहर निकलकर सत्य जन्मा एक शिशु मुस्कुराया। जब सत्य का ध्यान आ गया, सत्य का होता है, तो ये लगा मृत्यु भी मेरी माँ है, शैल माँ, ये कोई मौत नहीं है। वास्तव में मौत है ये जरूर लगता है आपने मौत वाला जो छोड़ दिया। मौत और मृत्यु की मात्राएं बराबर होती है, बराबर। अगर मैं मृत्यु रख देते तो मजा आता, क्योंकि मौत आए तो लगता मौत ही आ गई। मृत्यु और मौत ज्यादा बड़ी मौत है, मृत्यु से भी बड़ी मौत। मृत्यु से यूं नहीं लगता कि मेरे को भी आए, मौत से लगता मेरे को ही आए। मौत मृत्यु में थोड़ा छिपा छिपा एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ ये मृत्यु है, तो पता नहीं किसको आया, किसी दूसरे को आया। पर मौत तो लगता बेटा तेरे को ही आ गई। तो इतना बेबाक शब्द बहुत कम होता है। वैसे छायावाद का इतना प्रभाव है, छायावाद हमेशा संकेतों में बात करता है। आपने ये लेकर वो सुरसा सी, कुंडली मारे सांप सी, भीत प्रीत मूर्छित मृत प्राय सी, झंझा सी, प्रलय सी, चक्रवात सी, काली पीली आंधी सी, रुद्र सी, महासमीरण सी, तांडव नर्तन सी, क्षुब्ध सी, युद्ध पताका सी, धर्मराज संशय सी, बेचैनी सी, बेताल प्रकार सी, प्रचंड झकोरे सी, वर्तुल वक्र बबूले सी, हुंकार सी, भूल भुलैया सी, झाड़ों विषम पहाड़ों से, वनों की नारद सी, नवरात सी, रात सी, कुहरे सी, धूमिल भय भूत। ये कितना आप इतने शब्द आपने सुने तो होंगे, लेकिन आपकी जुबान पर और आपके पेन की लिप पर एक भी शब्द भाव की चपल बाल के री ललाट की खल लेखा, वहां शब्द है री ललाट की खल लेखा, ओ माथे की दुष्ट रेखाओं बोलिया। आप
छायावाद की खबर है। मैं सोच रहा था छायावाद की विशेषता नाक्षणिकता संकेतों में बात करते हैं। छायावाद के कभी डायरेक्ट बात नहीं करते, कभी उनको डायरेक्ट से पढ़े जिस दिन बात को रखेंगे वो ऐसे सजा कर डब्बे में डब्बा जैसे अमेजोन के आविष्कारक हो। अमेजोन में छोटी सी प्रोडक्ट लेनी बोलेगा, उसके ऊपर एक पन्नी होगी, पन्नी के ऊपर एक कोई प्लास्टिक का कवर होगा, उसके ऊपर एक और कवर होगा, फिर और 6 कवर खोल रही 5 बेचारी सी डब्बी नहीं कि हलवे में 2-4 ही काजू बादाम है, बाकी तो हलवा ही हलवा। ऐसा नहीं। आपकी पुस्तक में निरंतरता मिली। जिस प्रवाह की बात अभी की है विपिन सुनीता जी ने, ये प्रवाह कैसा टूट कर भरा हुआ है, जैसे निर्झर है कि झरना है। इस बारे में तो मेरा जिंदगी का पहला इंटरव्यू था, इसमें मेरा सिलेक्शन ही गवर्नमेंट कॉलेज में इसलिए हुआ था क्योंकि जयशंकर प्रसाद की एक पुस्तक है। मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद ने एक कविता लिखी है निर्झर। मैंने कहा नहीं, निर्झर नाम की उन्होंने कोई कविता नहीं लिखी। अरे इंटरव्यू लेने वाले बहुत विद्वान थे, बड़े कमाल करके उन्होंने निर्झर लिखी है। मैं निर्झर नहीं लिखी, उन्होंने लिखी झरना। झरना और निर्झर दोनों में झर है ना, और दोनों का अर्थ एक होता है। और ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी मेरे कंप्लीटली काम आई थी। मैंने देखा कि ये पुस्तक वास्तव में दोबारा एक निर्झर है। और निर्झर भी ऐसा कि पहाड़ों से विस्फोट, पहाड़ों के विस्फोट के भार से स्वयं कर बहता चला जाता है। एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जिस पर आप नाचते हुए ला सकते हैं। एक ऐसा स्पीड जा रहा है जहां पर मंथर गति से आत्मचिंतन कर रहे हैं, वहां पर भी गति अत्यंत तीव्र है, इतनी द्रुत है कि लगता पहाड़ से गिर पड़ा एक पत्थर, अब रोकू तो ये रोक नहीं सकता, इतनी द्रुत गति इसमें है। विपिन जी ने पढ़ा है, ये मेरा काम इन्होंने कर दिया, वरना मैं भी इस मोह में बाकी कुछ अंश इसके मैं भी जरूर करूं, क्योंकि ये वादी आपकी बहुत विशेषता है, बहुत अच्छी विशेषता। बाकी छायावादी काव्य, लेकिन छायावादी काव्य के बाद जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं, उसके बाद युग परिवर्तन हो गया, प्रगतिवाद आ गया। क्योंकि छायावाद उत्कर्ष की चीज थी, कब छू लिया था, उत्कर्ष छू लिया था, एवरेस्ट छू लिया था कामायनी के बाद कामायनी जैसी रचना कोई नहीं बनी। मैथिली शरण गुप्त जी ने एक बार जब कामायनी जयशंकर साहब लिख रहे थे सुनी, सुनते ही मैथिली शरण गुप्त को लगा ये रचना आ गई ना मार्केट में, तो मेरे तो साकेत कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए उन्होंने फटाफट, आप ध्यान रखना, साकेत कभी पढ़े तो उसके आखिर वाले चैप्टर ऐसे क्लोज कर दिए गए फटाफट, पर क्लोज करके छुपवा दी, एंड ठीक नहीं है। कारण उन्हें लगता है मेरी पुस्तक पहले आ जाए तो पूरे भारत में मेरी पुस्तक की चर्चा होगी, लेकिन कामायनी का मुकाबला तो कर नहीं सकते। एक दिनकर जी ने कोशिश की कि मैं उर्वशी लिखकर कामायनी को पछाड़ दूं, देखिए उन्होंने, और उनमें भी ऐसा परम विस्फोट है। अब दिनकर को पढ़े, जय शिवासा हक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, लेकिन उसमें विश्वास नहीं मान, सूर्य के आलोक साथी फिर समुद्र उछाल, सामने टिकते नहीं मन राज पर्वत तोड़ते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मर्द मानव की विजय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंध तप के भार पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चढ़ाता है, तुम्हें भी है। और यही इससे भी तीव्र प्रभाव आपकी पुस्तक में पड़ा। अगर मैं आपके तीनों शब्द को सुना दीजिए, बिल्कुल कोई सुना दिया चाहता तो ये था कि आपकी रचना को मैं इतने प्रबल आवेग से सुनाकर आपको बताता। वास्तव में होता क्या, वर्ड्सवर्थ की कविता को भी अपने के जीते जी को सोचना नहीं था। एक समीक्षक ने उनकी 40-50 बहुत अच्छी जो रचनाएं थी उसका एक अच्छा संकलन तैयार किया और मार्केट में लेकर आए, कुछ लोगों के ध्यान में आया, जैसे प्रबुद्ध लोगों के ध्यान में आया वो कहीं महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। होता यह है कि आपकी कविता को कुछ पढ़ेगा क्या, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वास्तव में जंगल में बहुत सारे मोर नाचते हैं। मेरे गुरु जी थे रामेश्वर प्रसाद खंडेलवाल जी, उनकी कविता पढ़ता हूँ तो मुझे सच कहता हूँ बड़े बड़े कवियों की भी कविता किसी भी काम की नहीं लगती, लेकिन वो कभी पाठ्यक्रम में नहीं आया, उनको किसी ने पूछा नहीं, बस क्या करें, ये तो भाग्य की बात नहीं है। वरना छायावाद की रचना पढ़ने के बाद और आप इस रचना को पढ़ेंगे, आप एक कथात्मक काव्य, आपने प्रश्न उठाया क्या प्रबंध काव्य, निश्चित रूप से प्रबंध काव्य है। हाँ, इसकी जो यात्रा है ना, मानसिक यात्रा, अंदर अंदर यात्रा लिख लेता हूँ, जान पाया। उन्होंने आदित्य लंदन सम्मान को गौरवान्वित किया है काव्य पुरस्कार लेकर। रामायण महाभारत 1857, दिनकर जी पर राष्ट्रीय स्तर की
प्रतियोगिताएं बच्चों को संस्कार देने की कराई है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी प्रतियोगिताएं देश भर में आज तक किसी संस्था ने नहीं कराई। वो डॉक्टर बत्रा जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हुई। काव्य मंचों पर 500 से ज्यादा बड़े मंचों का संचालन कर चुके हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलनों में आप हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय महामंत्री, मेरा आग्रह है कि आज मुख्य वक्ता के तौर पर इस पुस्तक पर और इस पावन अवसर पर रेवाड़ी वासियों के नाम, प्रदेश भर से साहित्यकार आए हुए मंच पर बैठे हैं, उनके नाम अपना संदेश दें। आदरणीय डॉक्टर बत्रा जी, आपकी जोरदार तालियों से रमेश शर्मा जी, जिन्होंने 80 वर्ष आज के दिन जोड़ दिए। 80 वर्षों का जो नवनीत है इस पुस्तक में है। आदरणीय उपायुक्त महोदय, आपका मेरा नाम एक जैसा है। हिंदी का पहला स्वर अगर मेरे नाम के आगे से टूट जाए तो जिंदगी में केवल शोक रहता है। इसलिए मैं इस अल्फाबेट को मुझे दे मेरी पत्नी का नाम संतोष है। कभी कभी मेरा नाम उड़कर उसके आगे लग जाता है। समृद्ध मंच है, जितना समृद्ध मंच है उतना ही समृद्ध होता है। बहुत सारे कवि नीचे बैठे जिन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, नाम लेने में लगूंगा, तो मुझे इतना कम समय दिया गया है। मैं किसी भी पुस्तक को लिखने से पहले लगभग 20 से 26 बार पढ़ा करता हूँ। इसको मैंने 5 बार पढ़ा। मैं इसको अगर बोलने लगूंगा तो 6 घंटे चाहिए। और आपको मुझे समय कितना दिया है, मैं कोशिश करूँगा दिवाली के अनार की तरह से सारी की सारी चिंगारियाँ इस छोटे से समय में समा। इसलिए क्योंकि मैं किसी का नाम डालूंगा मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं चाहता हूं इस अवसर को केवल और केवल जिस लक्ष्य के लिए मैं आया हूं तक केंद्रित करूं। इस पुस्तक कोमल पलकों पर रखी मौत, अनगिन रूपों में चकी मौत, जब जब भी आई सखी मौत। जीने पर देने खड़ी मौत, पथ में पल पल पर पड़ी मौत, देखी कण कण में गड़ी मौत, सचमुच बहुरूपा बड़ी मौत। कितना विचित्र दृष्टांत मौत, कितना अनंत एकांत मौत, पथ परिवर्तन दृष्टांत मौत, हे स्वयं सिद्ध सिद्धांत मौत। बनकर जीवन का अंग मौत, रहती जीवन के संग मौत, वो रहती सबके संग मौत, तो भी सबसे निसंग मौत। जीवन अनित्य पर नित्य मौत, नश्वरता का साहित्य मौत, गति को देती विश्राम मौत, जैसे वो पूर्ण विराम मौत। कुछ को कोमल सुकुमार मौत, कुछ को है पुलिस उठार मौत, कुछ को प्रियतम का प्यार मौत, भक्ति सुभग श्रृंगार मौत, पलटे जीवन का टाट मौत, लूटे सांसों की हाट मौत, नहीं लगे किसी की बाट मौत, ले जाती अपने हाट मौत। सब बहुत से पात्र होते हैं, बहुत सी घटनाएं होती हैं, लंबी अवधि तक चलने वाली बातें होती हैं, वो तो नहीं है। इस पुस्तक में केवल एक घटना है पूरी किताब, और वो घटना क्या है? पात्र की दो है। एक कवि का अपना अंतर्मन और दूसरा समय। समय के साथ साक्षात्कार है इस पुस्तक में। और केवल एक घटना ही नहीं, एक दृश्य, केवल एक दृश्य, और 14 सर्गों में इसे बांटा गया। तो ये 14 सर्ग कहां से आ गए? जब दृश्य एक है। ये 14 सीन नहीं है, ये 14 फ्रेम। आप फिल्म देखते हैं, कई बार कोई सीन लंबा होता है, नायक और नायिका के बीच में मान लीजिए संवाद चल रहा है, तो दृश्य तो वही चल रहा है, लेकिन कैमरे का जो फोकस है कभी नायक पर होता है, कभी नायिका पर होता है, कभी आंखों से होता है, कभी हाथों से होता है, कभी बैकग्राउंड से होता है।
फ्रेम बदलते रहते हैं। यहां भी फ्रेम बदले हैं, 14 फ्रेम है लेकिन सीन एक है। शर्मा जी मैं सही कह रहा हूं? तो अब विषय वस्तु क्या है? थीम जीवन मृत्यु। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? सदियों से इंसान सोचता चला आ रहा है कि इंसान कहां से आता है, कहां चला जाता है, क्यों आता है, क्यों चला जाता है। बड़ा कठिन प्रश्न। उस तरह से इस काव्य का जो थीम है वो जिसको कहते हैं लॉफ्टी, उदात्त विषय है। इतने कठिन विषय पर शर्मा जी ने ये अपने विचार उसमें दिए हैं। काव्य रूप इसमें क्या रहस्य है, प्रकृति का क्या खेल है, समय का उसमें क्या योगदान है, ये सारी बातें उसमें हैं। किसी ने इसको रामायणी के समकक्ष एक आश्रित रचना कहा, तो किसी ने इसे काल की विविधता की रचना कहा। आइए हम जानते हैं जो हमारे पुस्तक पर बोलने वाले विद्वान लोग यहाँ हैं, उनमें से पहले पुस्तक समीक्षक को मैं आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने दूसरी लड़की जैसी हिंदी फिल्म में गीत लिखे, संगीत दिया, शिक्षा विभाग में अंग्रेजी विभाग से सेवानिवृत्त है। संगीत साहित्य और रंगमंच में देश भर में एक बड़ा नाम उनका लिया जाता है। 1 दर्जन से ज्यादा कृतियां उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और उर्दू जबान के रेवाड़ी के खुदरम शायर नैरन सरहदी जी के परम प्रिय शागिर्द और शिष्य हैं। किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आदरणीय विपिन सुनेजा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को याद दिलाना चाहता हूं कि आज एक शुभ दिन और भी है। आज विश्व काव्य दिवस है, वर्ल्ड पोएट्री डे। तो इस अवसर पर भी मैं आप सबको शुभकामनाएं। मुझे आदेश हुआ है कि मैं शर्मा जी की पुस्तक पर अपने विचार रखूं। ओरी ललाट की धवल देख। मित्रों, शर्मा जी की ये पुस्तक 5 साल पहले प्रकाशित हुई थी और ये उनकी तीसरी कृति है। इस कृति के प्रकाशित होने से पहले मैं अक्सर शर्मा जी से ये शिकायत किया करता था कि शर्मा जी क्या बात है, अभी तक आपकी 2 कृतियां प्रकाशित हुई, लोगों की 10-10, 20-20 और कईयों की 40-40 किताबें प्रकाशित हो गई हैं, आप 2 पर अटके हुए हो। वो कहते डाल देते थे कि मैं परिषद के कामों में थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, इसलिए ज्यादा लिख नहीं पाता। लेकिन जब मैंने उनकी ये कृति पढ़ी तब मुझे समझ आया कि ये बात ये नहीं है कि उनको समय नहीं मिलता। बात यह है कि उनका ध्यान क्वांटिटी की तरफ नहीं, क्वालिटी। और लिटरेचर की क्वालिटी क्या होती है ये इस पुस्तक को पढ़कर जाना जा सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है और वो ये देखा झलती श्याम का मिलन भोर के साथ। देखा झलती श्याम का मिलन भोर के साथ। पर दादा की गोद में पहुंचा है नौजवान। जी करता उस चोर को, जी करता उस चोर को
लो आंगन में बांध चल रैना को दिल करे, इसका लोकार्पण किया जा रहा है। चल रैना को दिल करे, तालियों के साथ उनका स्वागत। जो इनका दोहा है, समर्थ दोहाकार सतमीन नाहरिया जी ने बताया है, और दोहा है समीक्षा के इस पार। पुस्तक का नाम है समीक्षा के उस पार। क्योंकि दिवाली में आने के बाद 2014 में इसी बाल भवन में पहला कार्यक्रम हम लोग आयोजित किया था आदरणीय शर्मा जी की अध्यक्षता में। उसके बाद से ही आदरणीय शर्मा जी और डॉक्टर सक्सेना जी के प्रभाव से उनसे प्रेरणा लेकर जो रेवाड़ी में साहित्य की ऊर्जा देखी, शर्मा जी का जो हम लोगों पर बड़ा हर्ष था, तो रेवाड़ी छोड़ने के बाद उनके ही दिशा निर्देश पर हम लोग एक संस्था इकाई जुड़ी है इस कार्यक्रम में, वह है राष्ट्रीय कला संगम। राष्ट्रीय कला संगम के युवा अध्यक्ष मुकुट अग्रवाल जी को मैं संगम का पक्ष रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मुकुट अग्रवाल। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहां। और ये शब्द किसी विशेष व्यक्तित्व के लिए बोले गए हैं। आज के हमारे हीरो प्रोफेसर रमेश शर्मा जी 80 वर्ष के युवा आज भी सैर करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय कवि संगम जिला रेवाड़ी जो हमारी संस्था हम कहते हैं, लेकिन वास्तव और उन्हीं वटवृक्ष के नीचे फल फूल रही है। हमें काव्य, छंद, रस और भाव की जो अनुभूति शर्मा जी के माध्यम से होती रहती है, वो कहीं न कहीं हमारी संस्था के सभी सदस्यों या कवियों के लिए अमृत के समान संजीवनी होती है। ऐसी संस्थाओं को दिव्य दृष्टि देते हैं, समन्वय कैसे बनाएं, सभी संस्थाएं कैसे मिलजुल कर रहें। आप देख रहे हो यहाँ इस सभागार में भी दर्जन भर से ज्यादा संस्थाएं बैठी हैं जो शर्मा जी का सम्मान करने के लिए आतुर हैं, यहाँ आई हैं। हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं। वीरेंद्र यादव जी जिला बाल कल्याण अधिकारी, मतलब बहुत ही मिलनसार, सरल स्वभाव के, और जैसा इनके महकमे का इनके ऊपर दायित्व है, से हर्ष इन्होंने इस आयोजन में एक अग्रणी भूमिका प्रदान करके हमें कृतार्थ किया है। मैं इनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। समय के साथ साथ निकलती चली गई। उनके 3 काव्य संग्रहों निस्सीम होते शब्द, दीप और दर्पण तथा ओरी ललाट की धवल रेख में कविता के मूल तत्वों को सहज ही देखा जा सकता है। उनकी इस रचना धर्मता पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शोध कार्य भी संपन्न हो चुका है। एक ओर जहां आकाशवाणी के दिल्ली तथा रोहतक केंद्रों से दर्जनों वार्ताएं परिचर्चाएं प्रसारित हो चुकी हैं, वहीं इन केंद्रों के अलावा दूरदर्शन केंद्र हिसार, साधना चैनल एवं 100 से अधिक काव्य मंचों से वो काव्य पाठ कर चुके हैं। हंस कविता पुरस्कार से अलंकृत प्रोफेसर शर्मा को उनके बहुआयामी उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए बाबू बाल मुकुंद गुप्त पत्रकारिता एवं साहित्य संरक्षण परिषद रेवाड़ी बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। रेवाड़ी की साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में निरंतर सक्रिय भागीदारी लेने वाले प्रोफेसर शर्मा अपने देशव्यापी घुमक्कड़ी के लिए भी विख्यात हैं। इस यात्रावधि के दौरान देश भर की सैकड़ों से अधिक यात्राएं उन्होंने की। उन्होंने पूर्वोत्तर के 1-2 राज्यों को छोड़कर देश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक महत्व के चप्पे चप्पे को साहित्यिक दृष्टि से जिया है।
प्रतिभा समय के साथ साथ निकलती चली गई। उनके 3 काव्य संग्रहों निस्सीम होते शब्द, दीप और दर्पण तथा ओरी ललाट की धवल रेख में कविता के मूल तत्वों को सहज ही देखा जा सकता है। उनकी इस रचनात्मकता पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शोध कार्य भी संपन्न हो चुका है। एक ओर जहां आकाशवाणी के दिल्ली तथा रोहतक केंद्रों से दर्जनों वार्ताएं परिचर्चाएं प्रसारित हो चुकी हैं, वहीं इन केंद्रों के अलावा दूरदर्शन केंद्र हिसार, साधना चैनल एवं 100 से अधिक काव्य मंचों से वो काव्य पाठ कर चुके हैं। हंस कविता पुरस्कार से अलंकृत प्रोफेसर शर्मा को उनके बहुआयामी उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए बाबू बाल मुकुंद गुप्त पत्रकारिता एवं साहित्य संरक्षण परिषद रेवाड़ी बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। रेवाड़ी की साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में निरंतर सक्रिय भागीदारी लेने वाले प्रोफेसर शर्मा अपने देशव्यापी घुमक्कड़ी के लिए भी विख्यात हैं। इस यात्रावधि के दौरान देश भर की सैकड़ों से अधिक यात्राएं उन्होंने की। उन्होंने पूर्वोत्तर के 1-2 राज्यों को छोड़कर देश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक महत्व के चप्पे चप्पे को साहित्यिक दृष्टि से जिया है। एक मान्यता हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं। वीरेंद्र यादव जी जिला बाल कल्याण अधिकारी, मतलब बहुत ही मिलनसार, सरल स्वभाव के, और जैसा इनके महकमे का इनके ऊपर दायित्व है, से हर्ष इन्होंने इस आयोजन में एक अग्रणी भूमिका प्रदान करके हमें कृतार्थ किया है। मैं इनका भी पहले से आभार व्यक्त करता हूँ। इकाई जुड़ी है इस कार्यक्रम में, वह है राष्ट्रीय कला संगम। राष्ट्रीय कला संगम के युवा अध्यक्ष मुकुट अग्रवाल जी को मैं संगम का पक्ष रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मुकुट अग्रवाल। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और ये शब्द किसी विशेष व्यक्तित्व के लिए बोले गए हैं। आज के हमारे हीरो प्रोफेसर रमेश शर्मा जी 80 वर्ष के युवा आज भी सैर करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय कवि संगम जिला रेवाड़ी जो हमारी संस्था हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी वटवृक्ष के नीचे फल फूल रही है। हमें काव्य, छंद, रस और भाव की जो अनुभूति शर्मा जी के माध्यम से होती रहती है, वो कहीं न कहीं हमारी संस्था के सभी सदस्यों या कवियों के लिए अमृत के समान संजीवनी होती है। ऐसी संस्थाओं को दिव्य दृष्टि या दृष्टि देते हैं, समन्वय कैसे बनाए, सभी संस्थाएं कैसे मिलजुल कर रहें। आप देख रहे हो यहाँ इस सभागार में भी दर्जन भर से ज्यादा संस्थाएं बैठी हैं जो शर्मा जी का सम्मान करने के लिए आतुर हैं, यहाँ आई हैं। क्योंकि रेवाड़ी में आने के बाद 2014 में इसी बाल भवन में पहला कार्यक्रम हम लोग आयोजित किया था आदरणीय शर्मा जी की अध्यक्षता में। उसके बाद से ही आदरणीय शर्मा जी और डॉक्टर सक्सेना जी के प्रभाव से उनसे प्रेरणा लेकर जो रेवाड़ी में साहित्य की ऊर्जा देखी, शर्मा जी का जो हम लोगों पर बड़ा हर्ष था, रेवाड़ी छोड़ने के बाद उनके ही दिशा निर्देश पर हम लोग ने एक संस्था समीक्षा के इस पार, पुस्तक का नाम है समीक्षा के उस पार।
फल अर्पण किया जा रहा है। चंद्र रैना को दिन करें तालियों के साथ उनका स्वागत। जो इनका दोहा है, समर्थ दोहाकार सतनील नाहरिया जी ने बताया है। और दोहा इसमें क्या रहस्य है, प्रकृति का क्या खेल है, समय का उसमें क्या योगदान है, ये सारी बातें उसमें हैं। किसी ने इसको कामायनी के समकक्ष एकादशी रचना कहा, तो किसी ने इसे काल की व्यवस्था की रचना कहा। आइए हम जानते हैं जो हमारे पुस्तक पर बोलने वाले विद्वान लोग यहाँ हैं, उनमें से पहले पुस्तक समीक्षक को मैं आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने दूसरी लड़की जैसी हिंदी फिल्म में गीत लिखे, संगीत दिया, शिक्षा विभाग में अंग्रेजी विभाग से सेवानिवृत्त है। संगीत, साहित्य और रंगमंच में देश भर में एक बड़ा नाम उनका लिया जाता है। 1 दर्जन से ज्यादा कृतियां उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और उर्दू जबान के रेवाड़ी के खुदरम शायर नैरन सरहदी जी के परम प्रिय शागिर्द और शिष्य हैं। किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आदरणीय विपिन सुनेजा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आज एक शुभ दिन और भी है। आज विश्व काव्य दिवस है, वर्ल्ड पोएट्री डे। तो इस अवसर पर भी मैं आप सबको शुभकामनाएं। मुझे आदेश हुआ है कि मैं शर्मा जी की पुस्तक पर अपने विचार रखूं। ओरी ललाट की धवल देख। मित्रों, शर्मा जी की ये पुस्तक 5 साल पहले प्रकाशित हुई थी और ये उनकी तीसरी कृति है। इस कृति के प्रकाशित होने से पहले मैं अक्सर शर्मा जी से ये शिकायत किया करता था कि शर्मा जी क्या बात है, अभी तक आपकी 2 कृतियां प्रकाशित हुई, लोगों की 10-10, 20-20 और कईयों की 40-40 किताबें प्रकाशित हो गई हैं, आप 2 पर अटके हुए हो। वो कहते डाल देते थे कि मैं परिषद के कामों में थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, इसलिए ज्यादा लिख नहीं पाता। लेकिन जब मैंने उनकी ये कृति पढ़ी तब मुझे समझ आया कि ये बात ये नहीं है कि उनको समय नहीं मिलता। बात यह है कि उनका ध्यान क्वांटिटी की तरफ नहीं, क्वालिटी। और लिटरेचर की क्वालिटी क्या होती है, ये इस पुस्तक को पढ़कर जाना जा सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है और वो ये बहुत से पात्र होते हैं, बहुत सी घटनाएं होती हैं, लंबी अवधि तक चलने वाली बातें होती हैं। वो तो नहीं है। इस पुस्तक में केवल एक घटना है पूरी किताब, और वो घटना क्या है, पात्र की 2 है। एक कवि का अपना अंतर्मन और दूसरा समय। समय के साथ साक्षात्कार है इस पुस्तक में। और केवल एक घटना ही नहीं, एक दृश्य, केवल एक दृश्य, और 14 सर्गों में उसे बांटा गया। तो ये 14 सर्ग कहां से आ गए? जब दृश्य एक है। ये 14 सीन नहीं है, ये 14 फ्रेम है। आप फिल्म देखते हैं, कई बार कोई सीन लंबा होता है, नायक और नायिका के बीच में मान लीजिए संवाद चल रहा है, तो दृश्य तो वही चल रहा है, लेकिन कैमरे का जो फोकस है, कभी नायक पर होता है, कभी नायिका पर होता है, कभी आंखों से होता है, कभी हाथों से होता है, कभी बैकग्राउंड से होता है, तो फ्रेम बदलते जाएंगे। यहां भी फ्रेम बदले हैं, 14 फ्रेम है, लेकिन सीन एक है।
शर्मा जी मैं सही कह रहा हूं? तो अब विषय वस्तु क्या है? जीवन मृत्यु। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? सदियों से इंसान सोचता चला आ रहा है कि इंसान कहां से आता है, कहां चला जाता है, क्यों आता है, क्यों चला जाता है। बड़ा कठिन प्रश्न। उस तरह से इस काव्य का जो थीम है वो जिसको कहते हैं लॉफ्टी, उदात्त विषय है। इतने कठिन विषय पर शर्मा जी ने ये अपने विचार उसमें दिए हैं। काव्य रूप कोमल पलकों पर रखी मौत, अनगिन रूपों में चकी मौत, जब जब भी आई सखी मौत। छीने पर्दे में खड़ी मौत, पथ में पग पग पर पड़ी मौत, देखी कण कण में गड़ी मौत, सचमुच बहुरूपा बड़ी मौत। कितना विचित्र दृष्टांत मौत, कितना अनंत एकांत मौत, पर परिवर्तन दृष्टांत मौत, हे स्वयं सिद्ध सिद्धांत मौत। बनकर जीवन का अंग मौत, रहती जीवन के संग मौत, वो रहती सबके संग मौत, तो भी सबसे निसंग मौत। जीवन अनित्य पर नित्य मौत, नश्वरता का साहित्य मौत, गति को देती विश्राम मौत, जैसे हो पूर्ण विराम मौत। कुछ को कोमल सुकुमार मौत, कुछ को है पुलिस उठार मौत, कुछ को प्रियतम का प्यार मौत, भक्ति सुभग श्रृंगार मौत, पलटे जीवन का टाट मौत, लूटे सांसों की हाट मौत, नहीं लगे किसी की बाट मौत, ले जाती अपने हाट मौत। सब लिख लेता हूं, जान पाया। उन्होंने आदित्य लल्लड़ सम्मान को गौरवान्वित किया है काव्य पुरस्कार लेकर। रामायण महाभारत 1857 दिनकर जी पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं बच्चों को संस्कार लेने की कराई है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी प्रतियोगिताएं देश भर में आज तक किसी संस्था ने नहीं कराई। वो डॉक्टर बत्रा जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हुई। काव्य मंचों पर 500 से ज्यादा बड़े मंचों का संचालन कर चुके हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कवि संगठनों में आप हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय महामंत्री। मेरा आग्रह है कि आज मुख्य वक्ता के तौर पर इस पुस्तक पर और इस पावन अवसर पर रेवाड़ी वासियों के नाम, प्रदेश भर से साहित्यकार आए हुए मंच पर बैठे हैं, उनके नाम अपना संदेश दें। आदरणीय डॉक्टर बत्रा, आपकी जोरदार तालीम से रमेश शर्मा जी, जिन्होंने 80 वर्ष आज के दिन पूर्ण किए। 80 वर्षों का जो नवनीत है इस पुस्तक में है। आदरणीय उपायुक्त महोदय, आपका मेरा नाम एक जैसा है। हिंदी का पहला स्वर अगर मेरे नाम के आगे से टूट जाए तो जिंदगी में केवल शोक रहता है। इसलिए मैं इस अल्फाबेट को मुझे देता हूं। मेरी पत्नी का नाम संतोष है, कभी कभी मेरा नाम उड़कर उसके आगे लग जाता है। उपस्थित समृद्ध मंच है, जितना समृद्ध मंच है उतना ही समृद्ध श्रोता है। बहुत सारे कवि नीचे बैठे थे, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, नाम लेने में रहूंगा, तो मुझे इतना कम समय दिया गया है। मैं किसी भी पुस्तक को लिखने से पहले लगभग 20 से 26 बार पढ़ा करता हूँ। इसको मैंने 5 बार पढ़ा। मैं इसको अगर बोलने लगूंगा तो 6 घंटे चाहिए और आपको मुझे समय कितना दिया है। मैं कोशिश करूंगा दिवाली के अनार की तरह से सारी की सारी चिंगारियां इस छोटे से समय में समा सकें। इसलिए यदि मैं किसी का नाम डालूं तो आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं चाहता हूं इस अवसर को केवल और केवल जिस लक्ष्य के लिए मैं आया हूं तक केंद्रित करूं। इस पुस्तक के हलवे में 2-4 ही काजू बादाम है, बाकी तो हलवा ही हलवा, ऐसा नहीं। आपकी पुस्तक में निरंतरता में जिस प्रवाह की बात अभी की है बिल्कुल सुनी
लीला जी ने, ये प्रभाव ऐसा फूट कर भरा हुआ है जैसे निर्झर है। निर्झर है कि झरना। इस बारे में तो मेरा जिंदगी का पहला इंटरव्यू था, इसमें मेरा सिलेक्शन ही गवर्नमेंट कॉलेज में इसलिए हुआ था क्योंकि जयशंकर प्रसाद की एक पुस्तक है। मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद ने एक कविता लिखी है निर्झर। मैंने कहा नहीं, निर्झर नाम से उन्होंने कोई कविता नहीं लिखी। अरे इंटरव्यू लेने वाले बहुत विद्वान थे, बड़े कमाल करके उन्होंने निर्झर लिखी है। मैं निर्झर नहीं लिखी, उन्होंने लिखी है झरना। झरना और निर्झर दोनों में झर है ना, और दोनों का अर्थ एक होता है। और ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी मेरे कंप्लीटली काम आई थी। मैंने देखा कि ये पुस्तक वास्तव में फव्वारा एक निर्झर है, और निर्झर भी ऐसा कि पहाड़ों से विस्फोट, पहाड़ों के विस्फोट के भार से सब कर बहता चला जाता है। एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जिस पर आप नाचते हुए ला सकते हैं। एक ऐसा स्पीड जा रहा है जहां पर मंथर गति का आत्मचिंतन कर रहे हैं, वहां पर भी गति अत्यंत तीव्र है, इतनी द्रुत है कि लगता पहाड़ से गिर पड़ा एक पत्थर, हम रोकू तो ये रुक नहीं सकता, इतनी द्रुत गति इसमें है। जतिन जी ने पढ़ा है, ये मेरा काम इन्होंने कर दिया, वरना मैं भी इस मोह में बाकी कुछ अंश इसके मैं भी जरूर था, क्योंकि ये वाकई आपकी बहुत विशेषता है, बहुत अच्छी विशेषता। बाकी छायावादी काव्य, लेकिन छायावादी काव्य के बाद जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं, उसके बाद युग परिवर्तन हो गया, प्रगतिवाद आ गया। क्योंकि छायावाद उत्कर्ष की चीज थी, कब छू लिया था, उत्कर्ष छू लिया था, एवरेस्ट छू लिया था कामायनी। कामायनी के बाद कामायनी जैसी रचना कोई नहीं बनी। मैथिली चंद्रगुप्त जी ने एक बार जब कामायनी जयशंकर साहब लिख रहे थे सुनी, सुनते ही मैथिली चंद्रगुप्त को लगा ये रचना आ गई ना मार्केट में, तो मेरे तो साकेत कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए उन्होंने फटाफट, आप ध्यान रखना, साकेत कभी पढ़े तो उसके आखिर वाले चैप्टर ऐसे क्लोज कर दिए गए फटाफट, पर क्लोज करके छुपवा दी, एंड ठीक नहीं है। कारण उन्हें लगता मेरी पुस्तक पहले आ जाए तो पूरे भारत में मेरी पुस्तक की चर्चा होगी, लेकिन कामायनी का मुकाबला तो कर नहीं सकते। एक दिनकर जी ने कोशिश की कि मैं उर्वशी लिखकर कामायनी को पछाड़ दूं, देखिए उन्होंने, और उनमें भी ऐसा परम विस्फोट है। अब दिनकर को पढ़े, जय शिरासा बख्श ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, ये उसमें भी स्वर देखना, सूर्य के आलोक साथी फिर समुद्र उछाल, सामने टिकते नहीं मन राज पर्वत तोड़ते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मर्द मानव की विजय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाग पर पावक चलाता हूँ, बादलों के शीश पर चिंतन चलाता है, उनमें भी है। और यही इससे भी तीव्र प्रभाव आपकी पुस्तक में पड़ा है। अगर मैं आपके तीनों खंड को सुना दीजिए, दिनकर को ही सुना दिया, चाहता तो ये था कि आपकी रचना को मैं इतने प्रबल आवेग से सुनाकर आपको बताता। वास्तव में होता क्या, वर्ड्सवर्थ की कविता को भी अपने के जीते जी को सोचना नहीं था। एक समीक्षक ने उनकी 40-50 बहुत अच्छी जो रचनाएं थी उसका एक अच्छा संकलन तैयार किया और मार्केट में लेकर आए, कुछ लोगों के ध्यान में आया। जैसे प्रबुद्ध लोगों के ध्यान में आया, वो कहीं महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। होता यह है कि आपकी कविता को कुछ पढ़ेगा क्या, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वास्तव में जंगल में बहुत सारे मोर नाचते हैं। मेरे गुरु जी थे रामेश्वर प्रसाद खंडेलवाल जी, उनकी कविता पढ़ता हूँ तो मुझे सच कहता हूँ, बड़े बड़े कवियों की भी कविता किसी भी काम की नहीं लगती, लेकिन वो कभी पाठ्यक्रम में नहीं आया, उनको किसी ने पूछा नहीं, बस क्या करें, ये जो भाग्य की बात होती है। वरना छायावाद की रचना पढ़ने के बाद और आप इस रचना को पढ़ेंगे, आप एक कथात्मक काव्य, आपने प्रश्न उठाया क्या प्रबंध काव्य है, निश्चित रूप से प्रबंध काव्य है। हाँ, इसकी जो यात्रा है ना, मानसिक यात्रा, अंदर अंदर यात्रा अभाव की चकल मार के री ललाट की खल लेखा, वहां शब्द है री ललाट की खल लेखा, ओ माथे की दुष्ट रेखा हो, वो लिया आपने, इसका नाम लिया ओ ललाट की खबर रेख। मैं सोच रहा था छायावाद की कुशीलता नाक्षणिकता संकेतों में बात करते हैं। छायावाद के कभी डायरेक्ट बात नहीं करते, कभी उनको डायरेक्ट से पढ़े, जिस दिन बात को रखेंगे वो ऐसे सजा कर डब्बे में डब्बा, जैसे अमेजोन के आविष्कारक हो, अमेजोन में छोटी सी प्रोडक्ट लेनी, बोलेगा उसके ऊपर एक पन्नी होगी, पन्नी के ऊपर एक कोई प्लास्टिक का कवर होगा, उसके ऊपर एक और कवर होगा, फिर और 6 कवर खोल रही मान बेचारी सी डब्बी आशंका, सुरसा सी, कुंडली मारे सांप सी, भीत प्रीत मूर्छित मृत प्राय सी,
संझा सी, प्रलय सी, चक्रवात सी, काली पीली आंधी सी, रुद्र सी, महासम्मेलन सी, तांडव नर्तन सी, क्षुब्ध सी, युद्ध पताका सी, धर्मराज संशय सी, बेचैनी सी, बेताल काल सी, प्रचंड झकोरे सी, वर्तुल वक्र बबूले सी, हुंकार सी, भूल भुलैया सी, झाड़ों विषम पहाड़ों से, वनों की नारद सी, नवरात सी, रात सी, कुहरे सी, धूमिल भय भूत, ये कितना आप इतने शब्द आपने सुने तो होंगे, लेकिन आपकी जुबान पर और आपके कंठ की मृदु पर एक भी शब्द नहीं। जयशंकर प्रसाद ने मृत्यु को क्या कहा है कि मृत्यु के बारे में उनकी पंक्तियां हैं कि मृत्यु हरी चिर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल। एक बार मृत्यु को शीतल कहते हैं। और शर्मा जी ने क्या लिखा है, मृत्यु की मारक व्याकुलता नहीं थी, किंच उद्वेलन न था, सब कुछ सहज था। मृत्यु माँ की कोख से बाहर निकलकर सत्य जन्मा एक शिशु मुस्कुराया। जब सत्य का ध्यान आ गया, सत्य क्या होता है, तो ये लगा मृत्यु भी मेरी माँ है, शहर माँ, ये कोई मौत नहीं है। वास्तव में मौत है, ये जरूर लगता है आपने मौत वाला तो छोड़ दिया। मौत और मृत्यु की मात्राएं बराबर होती है, बराबर। अगर मैं मृत्यु रख देते तो मजा आता, क्योंकि मौत आए तो लगता मौत ही आ गई। मृत्यु और मौत ज्यादा बड़ी मौत है, मृत्यु से भी बड़ी मौत। मृत्यु से यूं नहीं लगता कि मेरे को भी आएगी, मौत से लगता मेरे को ही आएगी। मौत मृत्यु में थोड़ा छिपा छिपा एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ कि मृत्यु है, तो पता नहीं किसको आया, किसी दूसरे को आया, पर मौत तो लगता है तेरे ऊपर आ गई। तो इतना बेबाक शब्द बहुत कम होता है। वैसे छायावाद का इतना प्रभाव है, छायावाद हमेशा संकेतों में बात करता है। आपने ये लेकर वो ललाट उसके उदाहरणों की तुलना करके पंथ की कुछ कविताओं की अगर तुलना करें और आपकी मैं इसकी तुलना करूं तो गजल का देखिए पंथ प्रकृति प्रेम के कवि वो लिखते जैसे ऐसा लगेगा पंथ जी बोल रहे हैं। झलमल झलमल कल 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 निर्मल जल सा संचल जल कल पर सर्पिल जोड़ लहराती जीव भाषा। ये पंथ की वो कामना पूर्ण और तरल भाषा है। जैसे जैसे कोई बतखें वो गांव के किसी पोखर पर व्यवहार कर रही हो, इस तरह की भाषा इसमें मैं इस पर बोलने को हर किसी को बोला हूँ, दोनों बराबर बोला हूँ, मेरे पर बोलने को इतना कुछ है, पर समय समाप्त हो रहा है। आप भी आपसे मेरे आयोजक मृत्यु और मौत की बातें न सुनना, सोचना शुरू कर दें। इसलिए मैं समय को सर्व विराम देता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो मैं कहना चाहता था थोड़ा बहुत पाया। अभी मैंने इस नए वर्ष में नई नई कविताएं, नई रचनाएं बनाए, नए नए गीत बनाए, और जो बनने जा रहे हैं नए नए माँ बाप, वे गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कृष्ण और कन्हैया के सपने जरूर सजाए। वे गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कृष्ण और कन्हैया के सपने जरूर सजाए। पर चुपके से चली आ रही वो राधिका तो बंदूक लेके ना खड़ा है, तो बंदूक लेके नेता बोला मान जा, नेता बोला मान जा, नहीं तो मैं विरोधी की घरानी को ले आके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नियों बोली वो विरोधी साड़ी दे गया है और कह गया है राजा मंत्री बनाऊंगा। ध्यान कर लेना, एक बार नेताजी जी का पत्नी से वोट अपने मन से दिया कर, मन से उन्हें रहने दो, अपने मन से दिया कर। तो क्या दिया पत्नी? नेता बोले मतदान करना जरूर प्रिय, चाहता हूँ नारियों की खुशी और राजी में। पत्नियों बोली हर साल वोट देती हूँ मैं, जिसे आप कहते उसी को ही ले आती मैं। नेता बोले प्रिय कभी मन की भी किया करो, पत्नी ये बोली यही सोच कर घबराती मैं। शादी से पहले कोई मेरा मत मानता तो वर मामा आपको कभी न
पढ़ने का जरूर शौक है, पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन एक चिंता सभी लोग जाहिर कर रहे हैं कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ये वास्तव में चिंता का विषय है, क्योंकि बचपन में पढ़ते थे साहित्य समाज का दर्पण भी है और साहित्य समाज को दिशा भी देता है।